अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडवेलिट। ज़रका बाय फरियाल खान। एपिसोड 4। तभी अचानक जवाद अपनी जगह पर से उठा और आकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने अपने मखसूस अंदाज में ज़रका खड़ी थी, जिसके लबों पर अजीब सी मुस्कान थी। खाना लग गया है, टेबल पर आ जाएं, इसने साबका अंदाज में इत्तला दी तो सबकी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट दौड़ गई। जवाद ने घबरा कर अगले ही पल पूरी कुव्वत से दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया, जिसके बाद सब एक दूसरे को सहमी हुई नज़रों से देखने लगे। वो इन्हें मारना नहीं चाहती थी, वो इन्हें डरा डरा कर मारना चाहती थी। ना जाने कितनी देर हो गई थी इन लोगों को इसी तरह कमरे में बंद बैठे हुए। वो दोबारा नहीं आई थी, मगर वो टलने वाली भी नहीं थी, जिसका अंदाज़ा इन सब को बाखूबी था। हम कब तक यूं ही कमरे में बंद बैठे रहेंगे? वो चाहेगी तो कमरे में भी आ जाएगी और हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे इसका। सिंगल सोफे पर बैठे जवाद ने बेबसी से कहा। हम कमरे से बाहर जाकर भी कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे इसका, यहाँ कम से कम जिंदा तो हैं। बेड क्राउन से टेक लगाए बैठे नौशाद ने ध्यान दिलाया, जो बेड पर सोए नवाफिल का सर दबा रहा था, क्योंकि इससे खौफ के मारे बुखार चढ़ गया था। बुखार कम हुआ क्या इसका? खिड़की के पास खड़े हारिब ने पूछा तो नौशाद ने नफ़ी में सर हिलाया। फिलहाल रात ऐसे ही गुजारते हैं, सुबह कोशिश करेंगे यहाँ से निकलने की। हारिब को यही राह माकूल लगी, जिस पर इन दोनों ने भी खामोशी से रजामंदी दे दी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। रात का ना जाने कौन सा पहर था, जब गहरी नींद में सोए नवाफिल को किसी ने आहिस्ता से हिलाया तो इसकी आंख खुल गई। क्योंकि कमरे की लाइट ऑन ही थी, इसलिए इनकी रोशनी में इसने मूंदी मूंदी आंखों से देखा तो पता चला कि जगाने वाला हारिब था, जो कि इसके नज़दीक ही बैठा था। क्या हुआ हारिब भाई? इसने नकाहट से पूछा। गाड़ी ठीक हो गई है, चलो निकल चलें यहाँ से। जवाद और नौशाद बाहर इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, इसने सरगोशी करते हुए बताया। क्या सच में? इसे खुशगवार हैरत हुई। श्श, आवाज़ नहीं करो वरना उसे पता चल जाएगा। हारिब ने जल्दी से इसे टोका। चलो अब जल्दी, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हारिब ने कहते हुए इस पर से कंबल हटाया। नवाफिल ने भी उठकर बैठते हुए आसपास देखा तो इसे जवाद और नौशाद नज़र नहीं आए कमरे में। चलो जल्दी आओ, हारिब कहते हुए आगे बढ़ा और इसके पीछे नवाफिल कमरे से बाहर निकला। नवाफिल पर ऐसी नज़र बंधी हुई थी कि इसे अपने बराबर में सोता नौशाद नज़र ही नहीं आया और वो बेखबरी में हारिब के पीछे चल दिया, जिसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। बंद कांच की खिड़की से जब सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर सोए नौशाद ने आहिस्ता आहिस्ता कसमसा कर आंखें खोली। सामने ही टेबल सोफे पर इसे नौशाद सोता हुआ नजर आया और नीचे कारपेट पर कुशन रखे हारिब भी सोता हुआ मिला। इतनी खौफनाक सूरत हाल में भी पता नहीं कैसे इन सबको बातें करते करते नींद आ गई थी। नौशाद ने करवट बदल कर नवाफिल को देखना चाहा तो इसका दिल धक से रह गया। सारी नींद पल भर में हवा हुई और वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। हारिब, जवाद, बेड पर से उतरते हुए चिल्लाया तो इन दोनों की भी नींद टूटी। क्या हुआ? हारिब ने उठकर बैठते हुए बोझल अंदाज में पूछा। जवाद भी बेदार हो गया था। नवाफिल गायब है, जल्दी ढूंढो इसे, वो उजलत में बताते हुए बाहर की जानिब बढ़ा। ये दोनों भी फौरी तौर पर इसके पीछे आए। इसी अनहोनी के एहसास से तेज़ तेज़ धड़कते दिल के साथ नौशाद सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया और बिना वक्त बर्बाद किए इस कमरे की तरफ भागा जहाँ इन्हें फ़ाइज़ की लाश मिली थी। वहाँ पहुँचकर दरवाजे पर रुकते हुए सामने का मंजर देखकर इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। कमरे के बीचों बीच फ़ाइज़ की लाश अब भी वैसे ही पड़ी थी और इससे ज़रा फासले पर नवाफिल वैसे ही उल्टा पड़ा हुआ था जैसे इन्हें फ़ाइज़ मिला था और इसके आसपास खून भी वैसा ही था। इसके पीछे आए जवाद और हारिब भी ये मंजर देखकर दंग रह गए। नौशाद आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसके करीब आकर बैठा और कपकपाते हुए हाथों से इसका रुख अपनी तरफ किया। नवाफिल का भी सीना उधेड़ कर इसका दिल निकाल लिया गया था। वो एक और शिकार कर चुकी थी। नवाफिल, वो इसकी लाश सीने से लगाकर हलक के बल कर्ब से चलाया, जबकि जवाद, हारिब दुख और बेबसी से ये सब कुछ देख कर रह गए।
بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر کارپٹ پر بیٹھے نوشاد کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی تھیں، جبکہ اس کے دائیں اور بائیں طرف بیٹھے جواد اور حارب کے پاس بھی کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اب اگلا نمبر ہم میں سے کسی کا ہے، نوشاد کسی غیر مرئی نقطے کو تکتے ہوئے بولا۔ لیکن کیوں؟ وہ کیوں مار رہی ہے سب کو اتنی بے دردی سے؟ اور ایک ایک کر کے رات کے اندھیرے میں ہی کیوں؟ وہ ایک ساتھ ایک جھٹکے میں بھی تو مار سکتی ہے نا ہم سب کو۔ جواد نے جلا کر سوال اٹھائے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی یہ بات سوچنے والی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے رات کے اندھیرے میں ہی کیوں شکار کر رہی ہے۔ حارب بھی اس سے متفق ہوا۔ اس سوال کا جواب ہے تم دونوں کے پاس؟ نوشاد نے اسی انداز میں پوچھا۔ نہیں، یک زبان جواب ملا۔ بس تو پھر اپنی باری کے لیے تیار رہو۔ اس نے حقیقت کے بھیانک پہلو کی جانب دھیان دلایا، جس پر وہ دونوں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ یار، ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ وہ صرف اکیلے بندے پر حملہ کرتی ہے، تو اگر ہم تینوں ساتھ ساتھ رہیں تو کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ جواد نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسے امید کی ننھی سی کرن نظر آئی تھی۔ ہاں، یہ تو ہے، مطلب اب چاہے کچھ بھی ہو ہمیں ساتھ ہی رہنا۔ حارب نے بھی تائید کی، مگر نوشاد کچھ نہیں بولا۔ اسے بہت گہرا صدمہ لگا تھا اپنے بھائی کی موت کا۔ ابھی دن ہے، ایسا کرتے ہیں تینوں ساتھ چل کر باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، جواد نے تجویز پیش کی۔ ہاں چلتے ہیں، حارب بھی رضامند ہوا۔ تینوں باہر جانے کے ارادے سے نیچے آئے تھے، مگر یہ دیکھ کر انہیں شدید مایوسی ہوئی تھی کہ اب تو داخلی دروازہ بھی نہیں کھل رہا تھا کہ یہ لوگ باہر جا پاتے۔ نہیں کھل رہا یار، جواد نے لاک پر پوری طاقت لگانے کے بعد تھک کر کہا۔ اب کیا کریں؟ حارب کو بھی فکر ہوئی، جبکہ نوشاد بس چپ چاپ ساتھ تھا ان لوگوں کے۔ کوئی کھڑکی ڈھونڈتے ہیں جس کا شیشہ توڑ کر باہر نکل سکیں، جواد نے تجویز پیش کی، جس پر عمل کرتے ہوئے تینوں ایک ساتھ کھڑکی کی تلاش میں لگ گئے۔ ساری کھڑکیاں بھی لاک تھیں اور ان کے شیشے اتنے مضبوط تھے کہ انہیں توڑنا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ بالآخر تھک کر ان تینوں کو واپس کمرے کا رخ کرنا پڑا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی انہیں کمرے میں بیٹھے بیٹھے، اور کل سے ان لوگوں نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا، اس لیے کمزوری بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ حارب نے اپنا سفری بیگ ٹٹولا تو خوش قسمتی سے اس میں سے ایک بسکٹ کا پیکٹ مل گیا، جسے گزارا کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا تینوں نے کھا لیا، اور اس کے بعد پھر سے یہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے۔ ایک اور دن پھر سے ڈوب گیا تھا اور قاتل رات نکل آئی تھی، اور آج کون شکار ہونے والا تھا یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے پتہ ہی نہیں کب اور کیسے نوشاد کی آنکھ لگی اور وہ آرا ترچھا ہی بیڈ پر سو گیا۔ تبھی غنودگی کے عالم میں اسے لگا کہ اسے کوئی آواز دے رہا ہے۔ نوشاد بھائی! اب آواز واضح تھی، جس کے باعث وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بھائی بھائی! نوافل کی درد بھری پکار پھر سے اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ بےتابی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھا اور جواد کی تاکید کو یکسر فراموش کر کے کمرے سے باہر نکل گیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تینوں کو ایک ساتھ رہنا ہے۔ کارپٹ پر سوئے جواد نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو کمرے میں پھیلی روشنی سے پتہ چلا کہ صبح ہو چکی ہے۔ اسے اپنے برابر میں ہی حارب سوتا ہوا ملا تو اس نے گردن اٹھا کر بیڈ پر نوشاد کو دیکھنا چاہا، مگر اسے غیر حاضر پا کر وہ یک دم اٹھ بیٹھا۔ حارب! حارب! جواد نے اسے جھنجھوڑا تو وہ بھی ناسمجھی سے اٹھ بیٹھا۔ نوشاد غائب ہے، اس کی سوالیہ نظریں بانپ کر جواد نے گھبرائے ہوئے انداز میں بتایا تو وہ بھی دنگ رہ گیا۔ دونوں برق رفتاری دکھاتے ہوئے پہلی فرصت سے نیچے اتر کر اس کمرے میں آئے جہاں انہیں فائز اور نوافل کی لاش ملی تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان دونوں کی لاش سے ذرا فاصلے پر نوشاد بھی الٹا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر جواد کو اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ گرنے کے انداز میں وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ شاید اس میں اب ہمت نہیں رہی تھی مزید یہ صفاقیات دیکھنے کی۔
जबकि हारिब धीरे धीरे कदम उठाता नुशात के पास आकर बैठा और इसे पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया। इसका सीना भी चाक करके बेदर्दी से दिल निकाल लिया गया था। मतलब वो तीसरा शिकार करने में भी कामयाब रही थी और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे। कमरे की खामोश फिज़ा में घड़ी की टिक टिक बहुत भारी महसूस हो रही थी, मगर दो सिंगल सोफ़ों पर आमने सामने बैठे जवाद, हारिब, हनवस खामोश थे। फिर सुबह से रात हो गई थी और अब देखना था कि आज किसकी बारी है। आज रात हम दोनों में से कोई एक मरेगा और आज बच जाने वाला कल मारा जाएगा। मतलब हम दोनों की मौत तो तय है। बिला आखिर जवाद संजीदगी से गोया हुआ। क्या तुम्हें कोई रास्ता नज़र आ रहा है बच निकलने का? जवाद ने इसे देखते हुए सवाल किया तो इसने मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया। मौत का खौफ हारिब के चेहरे पर भी रक्सा था और बेबसी के मारे इसका रोने का दिल चाह रहा था। जवाद ने एक गहरी सांस लेते हुए बेबसी से अपना सर सोफे की पुश्त से टिका लिया और छत को तकने लगा। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी यार, अम्मी अब्बू बहन भाइयों के संग, मगर देखते ही देखते ये सब क्या हो गया। वो बहुत बेहद अफसरदा था। काश के हम लोग ना आए होते इस ट्रिप पर, वो पछताने लगा। और हमारी बदकिस्मती तो ये है कि हमें कफनो दफन भी नसीब नहीं होगा। इसे मज़ीद मलाल हुआ। हारिब की जानिब से कोई जवाब ना मिलने पर इसने सीधा होते हुए जब सामने देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि वो तो अपनी जगह पर मौजूद ही नहीं था, जिसके बाइस वो सख्त हैरान हुआ। हारिब, इसने सोफे पर से उठते हुए पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। हारिब, वो आवाज़ देते हुए पलटा और इसकी तलाश में नज़र दौड़ाने लगा। वो नहीं सुनेगा अब तुम्हारी आवाज़। तभी कमरे में ज़रका की स्पॉट आवाज़ गूंजी, जिससे इसकी हड्डी में सरसराहट दौड़ गई। इसने पलट कर देखा तो इस सोफे पर अब ज़रका टांग पर टांग रखे इत्मीनान से बैठी थी, जहाँ पहले हारिब था, और अपनी गहरी नीली नज़रों से इसे देख रही थी। इसे यहाँ पाकर बुरी तरह घबरा गया और बर्क रफ्तारी दिखाते हुए कमरे से बाहर भागा। जैसे तैसे सीढ़ियाँ उतरते हुए जब वो नीचे पहुँचा तो किसी से बुरी तरह टकरा गया, जो कि हारिब था। क्या हुआ जवाद, इतने घबराए हुए क्यों हो? इसने जानना चाहा। वो ऊपर ज़रका, इसने बमुश्किल बताया। अच्छा घबराओ नहीं, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है, चलो मेरे साथ, वो इसे पुरसुकून करते हुए बोला। सच्ची? इसे यकीन नहीं आया। हाँ जल्दी आओ मेरे पीछे, इसने यकीन दहानी कराई और एक तरफ बढ़ा। जवाद भी जल्दी से इसके पीछे लपका, मगर पीछे होने की वजह से हारिब के लबों पर रक्सा अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट नहीं देख पाया। हारिब इसे अपने साथ इसी कमरे में ले आया जहां अब तक इन्हें इन तीनों की लाशें मिली थीं। हम यहाँ क्यों आ गए हैं हारिब? इसने दरवाजे पर रुक कर पूछा। क्योंकि बाहर जाने का रास्ता यहीं से है, अब चलो जल्दी अंदर। इसने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने का इशारा किया तो नासमझी के आलम में वो अंदर दाखिल हो गया, मगर सामने का मंजर देखकर वो दंग रह गया। इन तीनों की लाश वहाँ हनवस वैसे ही पड़ी थी, मगर अब इनसे ज़रा फासले पर ज़रका भी खड़ी हुई थी। तभी दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ पर चौंक कर पीछे पलटा तो हारिब दरवाज़ा बंद करके शैतानी अंदाज में मुस्कुराता हुआ इसी तरफ आता हुआ मिला। जवाद के जहन में यकदम जमका हुआ और इसे लम्हों में सारा खेल समझ में आ गया। हारिब का ऑफिस ज्वाइन करना, इन सब से दोस्ती करना, पिकनिक का प्लान बनाने वाला, पिकनिक पॉइंट मुंतखब करने वाला, रास्ता भूलने वाला, भटक कर ज़रका महल पहुंचने वाला, यहाँ से भागते हुए गाड़ी चलाने वाला, घूमकर वापस यहाँ लाने वाला, इन सब को फंसाने वाला हारिब ही था।